नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। आर्थिक विकास को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार के बड़े फैसले। घरेलू कंपनियों के लिए सभी सरचार्ज और सेस समेत 25.17% किया कॉर्पोरेट टैक्स। सभी घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स 15%। इक्विटी कैपिटल गेन से भी हटा बढ़ा हुआ सरचार्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के फैसले को बताया ऐतिहासिक। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के कदमों का शेयर बाजार ने किया जोरदार स्वागत। सेंसेक्स में 10 साल में सबसे ज्यादा, एक दिन में 2200 से अधिक अंकों का आया उछाल। 1921 अंकों की बढ़त के साथ 38,015 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हफ्ते भर की अमेरिका यात्रा पर आज रात होंगे रवाना। 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सालाना सत्र को करेंगे संबोधित। सम्मेलन सहित सभी मंचों पर व्यापार, संयुक्त राष्ट्र में सुधार समेत दुनिया में शांति और विकास में भारत के योगदान पर होगा जोर। ह्यूस्टन में 22 सितंबर को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाउडी मोदी इवेंट में होंगे शामिल। मंगोलिया के राष्ट्रपति ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। दोनों नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंगोलिया के गंदन बौद्ध मठ में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का किया अनावरण। उपराष्ट्रपति से भी मिले मंगोलिया के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ शिखर वार्ता में कई करार की उम्मीद। और बॉक्सर अमित पंघाल ने रचा इतिहास। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले बने पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज। स्वर्ण पदक के लिए ओलंपिक चैंपियन शाखोबिदीन जोइरोव से होगी भिड़ंत। 63 किलोग्राम भार वर्ग में मनीष कौशिक ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 7 दिनों की यात्रा पर अमेरिका के लिए रवाना होंगे। 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद उनकी ये पहली अमेरिका यात्रा है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां दुनिया के नेताओं के सामने बदलते भारत की तस्वीर पेश करेंगे, वहीं इस दौरान अमेरिका के साथ व्यापार को और सुगम करने के लिए एक खाका भी तैयार किया जाएगा। रणनीतिक रूप से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे अहम पड़ाव टेक्सास प्रांत के ह्यूस्टन शहर में होगा, जहां वे 22 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ शिखर वार्ता करेंगे और दोनों नेता प्रवासी भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच इस तरह का ये पहला आयोजन होगा, जिसमें खास बात यह भी है कि इसमें अमेरिका के विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता भी मौजूद रहेंगे। We are delighted that President Trump of the United States, as well as the senior Democratic leadership of the United States, will also be at this event. This includes several elected congressional representatives from both parties. And I think their presence there reflects the high standing and influence of the diaspora in the United States and the bipartisan support that Indo-US relations enjoys in the political leadership of the United States. ह्यूस्टन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए कई अहम घोषणाएं करेंगे। खासकर व्यापार को बढ़ाने के लिए एक नए रोड मैप की घोषणा भी हो सकती है। The objective of this is to get feedback from industry about their business plans in India and to demonstrate government's business-friendly approach in attracting investment into India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 सितंबर को दोपहर बाद टेक्सास पहुंचेंगे। उसके बाद अमेरिका के ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े बीपी, एक्सन मोबिल, हमबर्गर और बेकर ह्यूग्स जैसे उद्योगपतियों के साथ राउंड टेबल में शरीक होंगे। इस बैठक के बाद दोनों देशों के निजी क्षेत्र के बीच कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद है।
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार में इससे एक नए आयाम की शुरुआत भी होगी, जिसमें नए सिरे से निवेश के अवसरों पर चर्चा होगी। 25 सितंबर को भी प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में ब्लूमबर्ग ग्लोबल बिजनेस फोरम में शामिल होने के अलावा लॉकहीड मार्टिन, वॉलमार्ट, बैंक ऑफ अमेरिका जैसी दुनिया भर में फैली अमेरिका की 40 कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। Energy, of course, is a major new component in the Indo-US trade mix. We import approximately $4 billion worth of oil and gas from the United States. And this interaction that Prime Minister will have with the energy majors in the United States is essentially not only to show that we are an important market, but also to discuss investment and other possible opportunities in the economic area. व्यापारिक मुलाकातों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के आखिरी दिन यानी 27 सितंबर की सुबह संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। महासभा के अपने संबोधन में नए भारत के विजन, बदलते महत्वाकांक्षी भारत की तस्वीर और बदलती दुनिया में भारत के संभावित योगदान पर जोर डालेंगे। आतंकवाद उनके भाषण का एक अहम हिस्सा होगा, लेकिन अनुच्छेद 370 का जिक्र संबोधन में नहीं होगा। The view that it is important to play the role that is expected of India in shaping the global agenda on many of these issues, both political and socio-economic. And in this context, the Prime Minister will again reiterate a position that India has been saying for some time, and that is multilateralism is at the center of global politics. It should remain so. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से भारत में स्वच्छता अभियान के लिए ग्लोबल अवार्ड दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और आतंकवाद पर सम्मेलनों को भी संबोधित करेंगे। साथ ही महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की याद में भारत की मदद से संयुक्त राष्ट्र परिसर में गांधी सोलर पार्क का अनावरण भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कई बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वार्ता में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान भारत के उपलब्धियों पर प्रकाश डालेंगे और किस तरह भारत दुनिया के विकास और दुनिया में शांति में सहयोग की भूमिका अदा कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को यह बताएंगे कि भारत किस तरह एक बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है, जहां सबको व्यापार करने का एक अवसर होगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन कंवलजीत के साथ दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका रवाना होने के पहले अपना बयान ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि इस यात्रा में दुनिया के कई महत्वपूर्ण नेताओं के साथ मिलने का समय मिलेगा। भारत वहां प्रशांत के देशों के अलावा कैरिकोम समूह के नेताओं की मेजबानी भी करेगा। मैं बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के प्रति भी आभारी हूं, जिन्होंने मुझे गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए अवार्ड देने की घोषणा की है। ये बात पीएम ने अपनी ट्वीट में लिखी। अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज करने के लिए सरकार की तरफ से आज कई बड़े ऐलान किए गए। गोवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती समेत कई अन्य ऐलान उन्होंने किए और इसके लिए सरकार ने चालू वित्त वर्ष में आयकर अधिनियम में नए प्रावधान जोड़े हैं। कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती और दूसरी राहतों के ऐलान से सरकार की आमदनी में 1,45,000 करोड़ रुपए की कटौती होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घरेलू कंपनियों और नई घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए शुक्रवार को कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की घोषणा की। नए ऐलान के बाद घरेलू कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की प्रभावी दरें 25.17% हो जाएगी। इस दर में सभी तरह के सरचार्ज और सेस शामिल हैं, जबकि पहले ये दर 35% थी। वहीं अगर घरेलू कंपनियां सरकार से किसी तरह का प्रोत्साहन या रियायत नहीं लेती तो उन्हें सिर्फ 22% कॉर्पोरेट टैक्स ही देना होगा। साथ ही ऐसी कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर भी नहीं देना होगा। मेक इन इंडिया अभियान और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी ऐलान किया गया। नए प्रावधान के मुताबिक इस साल 1 अक्टूबर से अस्तित्व में आई घरेलू कंपनियां विनिर्माण में निवेश करेंगी तो उन्हें सिर्फ 15% ही आयकर देना होगा। सरचार्ज और उपकर मिलाकर इन कंपनियों के लिए प्रभावी कर की दर 17.01% होगी और ऐसी कंपनियों को भी न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। जो कंपनियां छूट या प्रोत्साहन का लाभ उठाना जारी रखती हैं, उन्हें राहत देने के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर को 18.5% से घटाकर 15% कर दिया गया है।
In order to promote growth and investment, a new provision has been inserted in the Income Tax Act with effect from fiscal year 2019-20, which allows any domestic company an option to pay income tax at the rate of 22%, subject to condition that they will not avail any exemptions or incentives. पूंजी बाजार में नकदी के प्रभाव को स्थिर बनाए रखने के लिए वित्त अधिनियम 2019 के तहत बढ़ाया गया सरचार्ज कंपनियों में शेयरों की बिक्री या इक्विटी फंड यूनिट की बिक्री से पूंजीगत लाभ पर प्रभावी नहीं होगा। 5 जुलाई 2019 से पहले शेयरों के बायबैक का ऐलान करने वाली सूचीबद्ध कंपनियों को भी राहत दी गई है। ऐसी कंपनियों को शेयरों के बायबैक पर लगने वाला टैक्स नहीं देना होगा। सरकार ने CSR के तहत होने वाले 2% के खर्च को विस्तार देने का भी फैसला किया है। A company which does not opt for the concessional tax regime and avails the tax exemption or the incentives shall continue to pay tax at the pre-amended rate. However, these companies can opt for the concessional tax regime after expiry of their tax holiday or exemption period. केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि इन फैसलों से राजकोषीय घाटे पर पड़ने वाले असर की बारीकी से निगरानी की जाएगी। बीते कुछ दिनों में केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और गति देने के लिए कई फैसले लिए हैं। इन फैसलों में बैंकों के मर्जर, स्टार्टअप का टैक्स से छूट और शेयर बाजार में विदेशी और घरेलू निवेशकों पर सरचार्ज बढ़ोतरी वापस लेने समेत कई ऐलान शामिल हैं। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की घोषणा का स्वागत करते हुए वित्त मंत्रालय के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। कंपनी कर में कटौती के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और लिखा कि वित्त मंत्रालय के इस फैसले से मेक इन इंडिया अभियान को प्रोत्साहन मिलेगा और दुनिया भर से निजी निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगा। प्रधानमंत्री ने लिखा कि ये फैसला निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा में सुधार करेगा, जिससे रोजगार के मौके पैदा होंगे। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ये भी लिखा कि पिछले कुछ हफ्तों में हुई घोषणाओं से ये स्पष्ट है कि केंद्र सरकार भारत को कारोबार करने के लिहाज से ज़्यादा बेहतर बनाने, समाज के सभी वर्गों के लिए अवसरों को बढ़ावा देने और भारत को 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस फैसले की सराहना की। ट्विटर पर अमित शाह ने लिखा कि कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने की मांग काफी समय से की जा रही थी, जो अब हकीकत में बदल गई है। गृह मंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर में भारतीय कंपनियों की पहचान बनेगी और भारतीय बाजार में निवेशक आकर्षित होंगे। अमित शाह ने लिखा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश को बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वित्त मंत्री के ऐलान से अर्थव्यवस्था को और रफ्तार मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से इन्फोसिस, विप्रो और कोल इंडिया जैसी कंपनियों को काफी मदद मिलेगी। वहीं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वित्त मंत्री की तरफ से काफी प्रभावशाली फैसला किया गया है और इस कदम से मेक इन इंडिया अभियान में तेजी आएगी। वहीं रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती का स्वागत किया है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यह अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही सकारात्मक और मजबूत कदम है। I must compliment my colleague, senior colleague, and the Honourable Finance Minister for some excellent announcements that have just been made, which will, I hope, give the necessary fillip that we have all been looking for amongst the several announcements that she has been making over the last 2 months. July, we heard a lot of announcements. August, she made 2 press conferences. September, this is her 2nd press conference. So we've had a series of measures, and this one probably is the largest stimulus that we have seen in many, many years. हम भारत को टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का भी बड़ा सेंटर बनाना चाहते हैं और आज के दिन मेरी अपील होगी
telecom equipment manufacturers also to avail the benefit of this extraordinary announcement. जो टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी इस घोषणा के अंतर्गत लाभ उठाएं और भारत में टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा सेंटर बनाएं। केंद्र की तरफ से किए गए कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के ऐलान के बाद शेयर बाजार में आज सबसे बड़ी उछाल दर्ज की गई और निवेशकों को जबरदस्त फायदा हुआ। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बीएसई सेंसेक्स 1921.15 अंक यानी 5% से ज्यादा बढ़त के साथ 38,014.62 पर बंद हुआ। दिन भर के कामकाज में सेंसेक्स 2,284.55 की बढ़त इसमें देखने को मिली और ये 38,378.02 के उच्च स्तर पर पहुंचा। वहीं एनएसई निफ्टी भी 569.40 अंक बढ़कर 11,274.20 पर बंद हुआ। कारोबार के अंत में हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा एचडीएफसी बैंक के शेयरों में सबसे अधिक बढ़त दर्ज की गई। शेयर बाजार में आज जो बढ़त दर्ज की गई है उसे बीते एक दशक के दौरान एक दिन की सबसे बड़ी तेजी बताया जा रहा है। और आइए अब देखते हैं खबरें मंगोलिया के राष्ट्रपति के भारत दौरे से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगोलिया के राष्ट्रपति खाल्तमागिन बटुल्गा के साथ आज भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के प्रतिमा का अनावरण किया। मंगोलिया के गन्नान तेगचिल्गिंग मठ में बनाई गई प्रतिमा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया। प्रतिमा का अनावरण भगवान बुद्ध के सार्वभौमिक संदेश के प्रति भारत और मंगोलिया के देशों के साझा संस्कृति का प्रतीक है। इससे पहले मंगोलिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मंगोलिया के राष्ट्रपति ने आज उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने अक्षय ऊर्जा और आईटी समेत विभिन्न क्षेत्रों में भारत और मंगोलिया के बीच संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने आतंकवाद की निंदा की और खतरे से निपटने के लिए एकजुट वैश्विक प्रतिक्रिया का आह्वान भी किया। मंगोलिया के राष्ट्रपति खाल्तमागिन बटुल्गा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श इन्होंने किया। मंगोलिया के राष्ट्रपति खाल्तमागिन बटुल्गा 5 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति भवन में आज उनका पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तरी जोनल काउंसिल की 29वीं बैठक की अध्यक्षता की। समूह में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बैठक के उपाध्यक्ष और मेजबान हैं। क्षेत्रीय परिषदें सीमा विवादों, सुरक्षा, बुनियादी ढांचे से संबंधित मामलों जैसे सड़क, परिवहन, उद्योग, पानी और बिजली के अलावा जंगलों और पर्यावरण, आवास और परिवहन से संबंधित मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा करती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ के अधिकारियों को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी। गृह मंत्री और इस दौरान रक्षा मंत्री ने रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के खतरे पर कहा कि बायोलॉजिकल और केमिकल टेररिज्म के खतरे की आशंकाएं हैं। टेररिस्ट अब किसी भी तरह का हमला कर सकते हैं, इसलिए हर तरह के अटैक से निपटने के लिए हमें तैयार रहना है। जहां सेना तैनात रहती है और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर तैनात लोग इस तरह के हमलों से बचने के लिए अपने पास पर्याप्त इंतजाम रखें।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि डीआरडीओ में किए गए विभिन्न आविष्कारों को लिखने के बाद वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भारत किसी भी तरह के बायोकेमिकल अटैक से लड़ने के लिए तैयार है। मित्रों, केमिकल तथा बायोलॉजिकल वेपन्स के यूज वो उसका थ्रेट फ्यूचर वारफेयर की एक पॉसिबल कंडीशन है, जिसकी मैंने अभी चर्चा की, जो वार के किसी भी स्टेज पर देश के फंक्शंस व इंफ्रास्ट्रक्चर को कभी भी किसी रूप में भी डिसरप्ट कर सकती है। केमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल लाइफ, हेल्थ, प्रॉपर्टी तथा कॉमर्स को भारी नुकसान पहुंचाता है, जिसे रिकवर करने में एक बहुत लंबा समय लग सकता है और इस बात की गारंटी भी नहीं दी जा सकती कि इसके कारण जो क्षति होगी वो पूरी की पूरी तरह रिकवर भी हो जाएगी। इस बात की गारंटी भी नहीं दी जा सकती। ऐसे कई क्षेत्र जहां हम अपनी फोर्सेज डिप्लॉय करते हैं, वहां पोटेंशियल एडवर्सरीज द्वारा ये हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए हमारी फोर्सेस को प्रॉपर ट्रेनिंग देने की तथा ऐसी परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से वेल इक्विप्ड रहने की भी आवश्यकता है। तो ग्वालियर के डीआरडी के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोल रहे थे। इधर अगले महीने 2 अक्टूबर को देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाएगा। इस मौके पर संसद भवन में भी खास कार्यक्रम का आयोजन होगा। लोकसभा की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक 2 अक्टूबर को संसद भवन परिसर में गांधी जी की प्रतिमा के पास सुबह 9 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और आयोजक होंगे। इस दौरान दोनों सदनों के सांसद भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान सूत कातने के चरखे का भी प्रदर्शन होगा और गांधी जी की मनपसंद राम धुन और भजन भी गाए जाएंगे। राज्यसभा सचिवालय ने हिंदी पखवाड़े के मौके पर हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता का विषय था इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर बढ़ती निर्भरता बच्चों के लिए घातक। प्रतियोगिता में राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए राज्यसभा सचिवालय हिंदी पखवाड़ा मना रहा है। इस कड़ी में आज हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके तहत समसामयिक विषय का चयन किया गया। मोबाइल और इंटरनेट पर बच्चों की निर्भरता कैसे कम हो, इस विषय पर भी सार्थक चर्चा की गई। इसमें हमने 2 अलग अलग वर्ग बनाए हुए हैं, एक हिंदी भाषी क्षेत्रों के प्रतियोगियों के लिए और दूसरा अन्य भाषी क्षेत्रों के जो प्रतियोगी हैं उनके लिए। और इसका विषय हमने चुना है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेटों पर बढ़ती निर्भरता बच्चों के लिए घातक है। तो हमें लगा बड़ा सामयिक सा विषय है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है वो सभी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस पर निर्भरता बच्चों की बढ़ती जा रही है, तो ये विषय पर वाद विवाद कराया जा सकता है। प्रतियोगिता के जरिए बच्चों की इंटरनेट पर बढ़ती निर्भरता के खतरे को साझा किया गया। कई प्रतिभागियों ने कहा कि आधुनिक गैजेट्स सिर्फ मनोरंजन के साधन भर हो सकते हैं। अगर हम अभिभावक उस पर नज़र रखते हैं और उसके साथ हमारे अपने बच्चों के साथ संवाद व्यवस्थित करते हैं, तो उस संवाद के माध्यम से हम इस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जो व्यवस्था दिखाई जा रही है वास्तव में उससे काफ़ी दूर रह सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि ये सभी जितने भी आजकल उपकरण हैं वो सिर्फ उनके मनोरंजन का साधन तक सीमित रह गए हैं। बजाय कुछ ग्रास्प करने के या कुछ लेने के, बच्चे सारा दिन अपना समय इन पे व्यतीत करते हैं। राज्यसभा हिंदी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्यसभा सचिवालय हर साल हिंदी पखवाड़े का आयोजन करता है। इस दौरान अनेक हिंदी कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं, कवि सम्मेलन और संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है और विजेताओं को सम्मानित किया जाता है। पूरे पखवाड़े के दौरान ये देखा जाता है कि कार्यालयों के कामकाज में हिंदी पत्राचार का कितना फीसदी इजाफा हुआ है। बच्चों को मोबाइल और गैजेट देना आजकल के माँ बाप को सबसे आसान काम नज़र आता है, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह से अनजान होते हैं कि तकनीक की ये बुराई उनके बच्चों को किस दलदल में ले जा रही है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए राज्यसभा सचिवालय ने वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन रखा और इस आयोजन में तमाम अभिभावकों ने अपने बच्चों के वो अनुभव साझा किए जिनकी वजह से उनके बच्चे इस गैजेट का हिस्सा बन रहे हैं, और ये भी सीखा कि वो किस तरह से इस गैजेट पर अपने बच्चों को दूरी बनाने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहे। कैमरामैन योगेश अग्रवाल के साथ सहयोगी हरिप्रसाद के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी।
संसद भवन में आज राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए गए। इस मौके पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। समारोह में जवाहर नवोदय विद्यालय की 22वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता और दिल्ली स्कूलों के लिए 53वीं प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया, साथ ही हिंदी भाषा के ज्यादा इस्तेमाल पर भी जोर दिया। उन्होंने छात्रों से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को भी बंद करने की अपील की। प्रधानमंत्री जी ने कहा सिंगल यूज प्लास्टिक हमें 2 अक्टूबर से प्रचलन से बाहर करना है, लेकिन इसको कौन करेगा? आप जैसे लोग करो। आप अपने पेरेंट्स को भी समझाइए, आप अपने दोस्त को समझाइए, आप अपने आस पड़ोस में समझाइए और कहिए सिंगल यूज प्लास्टिक नेक्स्ट जनरेशन के लिए ठीक नहीं है। बिहार में गंगा समेत कई नदियां जबरदस्त तूफान पर हैं, जिससे कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बक्सर से लेकर भागलपुर तक का हवाई सर्वेक्षण किया। इससे पहले नीतीश कुमार ने पटना में गंगा घाटों का दौरा किया, जहां गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस दौरान अधिकारियों की पूरी टीम मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रही। उन्होंने किसी भी तरह की स्थिति से तत्काल निपटने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में स्पेशल कोर्ट ने सीबीआई को तिहाड़ जेल में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल से और पूछताछ करने की इजाजत दे दी है। सीबीआई ने क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ करने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी थी। सीबीआई ने अपनी याचिका में जांच के लिए मिशेल के हस्ताक्षर और लिखावट के नमूने भी मांगे थे। एजेंसी ने अदालत को बताया था कि मिशेल से कुछ दस्तावेजों के साथ पूछताछ करने की अभी जरूरत है। इससे पहले कोर्ट ने मिशेल को जमानत देने से इनकार कर दिया था। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय बॉक्सर अमित पंघाल ने इतिहास रच दिया। अमित वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बॉक्सर बन गए हैं। उन्होंने 52 किलोग्राम के सेमीफाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान के साकेन बीबीसोनोव को 3-2 से मात देकर ये कमाल किया। वहीं चाइना ओपन में भारत की एकमात्र उम्मीद भी अब खत्म हो गई है। पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बी साई प्रणीत को हार का सामना करना पड़ा। 55 मिनट तक चले इस मुकाबले में थाईलैंड के खिलाड़ी ने भारत के बी साई प्रणीत को 16-21, 21-6, 21-16 से मात दे दी। इस हार के साथ ही भारतीय चुनौती भी समाप्त हो गई है। भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के 65 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले में मंगोलिया के तुल्गा ओचिर को 8-7 से मात दी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप आगे देखिए देश देशांतर, और आज का विषय है अर्थव्यवस्था को पंख।